स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। लेकिन उनके इस चुनाव से क्या संदेश है, क्या मैसेज है विपक्ष के लिए और सरकार के लिए? ये तो पहले से ही साफ था कि जो अपोजिशन है उसके पास नंबर्स नहीं है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, यानी कि जो उनका इलेक्टोरल कॉलेज था वो कमज़ोर था और उन्हें हारना ही था। लेकिन जो नंबर्स हैं उसमें उनकी हार तो हुई है, इसके अलावा उन्होंने अपना नैरेटिव भी लूज़ किया है। तो कुल मिलाकर ये दिखता है कि उनकी जो तैयारी थी न केवल राष्ट्रपति चुनाव बल्कि उपराष्ट्रपति चुनाव बल्कि 2024 की तैयारी से अगर जोड़कर देखें तो 2024 को लेकर विपक्ष उस तरह से गंभीर नहीं है जितना गंभीर होना चाहिए था। तो कैसे इसकी शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों अपोजिशन ने अपना नैरेटिव खोया, क्यों अपोजिशन अगर यशवंत सिन्हा के मुकाबले कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा करता तो वो सरकार के नैरेटिव पर हमला कर सकता था, कैसे अपोजिशन ने एक तरह से अपना प्लॉट खोया है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात प्रेसिडेंट इलेक्शन की। अगर आप इस तरह से सोचें कि अगर द्रौपदी मुर्मू जो पहली ट्राइबल वुमेन जो बहुत ही नीचे से उठकर आई और एक तरह से भारत के जो सक्सेस स्टोरी जो कही जाती है डेमोक्रेसी की, उसकी वो एक ज्वलंत उदाहरण है कि एक नीचे से छोटे से गांव से ऊपर उठकर किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके स्ट्रगल करके देश के सबसे बड़े शक्तिशाली पद पर और सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रपति पद, उस पर उन्होंने जीत दर्ज की है। तो एक तरह से वुमेन की और ख़ास करके वैसे जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं, जो दबे कुचले वर्ग हैं समाज की, वहाँ की सक्सेस स्टोरी कहती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, अगर विपक्ष का जो उम्मीदवार था यशवंत सिन्हा और जो कल जीत के बाद बीजेपी ने इस नैरेटिव को एक तरह से प्ले करने की कोशिश की कि ये लड़ाई एक तरह से गरीब दबी कुचली महिला जो एक छोटे से इलाके से निकल कर आती है और उसके बनाम एक वैसे आईएएस जो यशवंत सिन्हा चूँकि आईएएस थे पहले और वहाँ से उस कैडर से उठकर उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए थे, तो एक तरह से कैसे उन दोनों के बीच की लड़ाई थी, उन दोनों के बीच का फासला था, उस नैरेटिव को बीजेपी एक तरह से खेलने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप सोचें कि अगर यशवंत सिन्हा की जगह बीजेपी विपक्ष ने खास करके इस पे संजीदगी दिखाई होती और अपने उम्मीदवार सिलेक्शन में चयन करने में, क्योंकि उनका जो पहला उम्मीदवार था शरद पवार वो बैकआउट कर गए, फारूक अब्दुल्ला वो बैकआउट कर गए, गोपाल कृष्ण गांधी वो बैकआउट कर गए, उसके बाद यशवंत सिन्हा का नाम आया और उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और तृणमूल में, चूँकि कांग्रेस इसको लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं थी, रिलक्टेंट थी, वो अपना नाम कोई प्रपोज नहीं करना चाहती थी, उसके बाद यशवंत सिन्हा का नाम आया। यशवंत सिन्हा एक वैसी जाति से आते हैं जो कि कहीं ना कहीं उच्च वर्ग की जाति है। उनका पूरा बैकग्राउंड एक तरह से आईएएस में सिलेक्शन होने के बाद वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो वो कहीं ना कहीं एक उस तरह से जो सोशल कॉम्बिनेशन, जो सोशल बैलेंसिंग की जो राजनीति जो बीजेपी इस समय कर रही है उसको काउंटर करने में वो नाकाम थे। अगर सोचे कि द्रौपदी मुर्मू के समानांतर अगर पैरेलल विपक्ष कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा करता, मसलन एक कोई वैसे ही आदिवासी कैंडिडेट को खड़ा करता जो कि जिसके पृष्ठभूमि वैसे ही होती, वो एक समाज से एक पिछड़े इलाके से चुनकर आती, तो आपको लगता है कि ये मुकाबला जो नैरेटिव की जंग थी, जो सिंबलिज्म की जंग थी, वो और इंटरेस्टिंग हो सकता था। क्योंकि वैसी स्थिति में जो ढेर सारी जो रीजनल पार्टियां हैं उनके सामने ये मुश्किल हो सकता था कि वो किसे वोट दें। उस द्रौपदी मुर्मू को जो कि एनडीए की कैंडिडेट हैं, जो राज्यपाल रह चुकी हैं, या फिर कोई ऐसा भारत रत्न या फिर कोई ऐसा पद्मश्री जो कि दबे कुचले इलाके से चुनकर आया हो और जिसका कि सोशल बैकग्राउंड और साथ ही उसका जो पोर्टफोलियो हो काफ़ी मजबूत होता, तो उन सब के सामने एक दुविधा की स्थिति हो सकती थी। और शायद उसमें जो विपक्ष है उन नैरेटिव की जंग, आंकड़े तो उसके पक्ष में थे ही नहीं, लेकिन वो नैरेटिव की जंग जो है, सोशल मैसेजिंग की जंग जो है, उसमें कहीं ना कहीं वो काउंटर कर सकता था। लेकिन वहाँ पे भी विपक्ष ने एक तरह से उसे नाकामी मिली और जो कि
49% से शुरू हुआ था, कि यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू के समय उनके पास जो उस समय आंकड़े थे, एनडीए के पास में आंकड़ा था वो 49% था, लेकिन वो जीत का आंकड़ा तब्दील हो गया 64% में, और फाइनल आंकड़ा आते आते वो और बढ़ सकता है। वहीं यशवंत सिन्हा का आंकड़ा घटकर 35% पे आ गया, यानी कि तकरीबन 14-15% 13% का वोट शेयर है वो यशवंत सिन्हा ने लूज किया। जिस तरह से जो आंकड़े अभी तक जो आए हैं उसके मुताबिक जो बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, लोगों ने अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट किया, उसमें जो सांसदों की संख्या है वो सांसदों की संख्या जो है वो 17 सांसदों ने एक तरह से अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट किया, और उसमें 126 से ज़्यादा एमएलए ने, विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, अपनी पार्टी लाइन से अलग हटकर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। और इसमें क्रॉस हर एक स्टेट में, हर राज्य में एक तरह से अंतरात्मा की आवाज़ सुनी गई है, जिसमें कि आसाम में सबसे ज़्यादा अंतरात्मा की आवाज़ सुनी गई। वहाँ पे 22 एमएलए ने एक तरह से अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर सेक्रेट बैलेट के जरिए द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया। तो गुजरात, जहाँ पर कांग्रेस को आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव बीजेपी से फाइट करना है, वहाँ पर 10 विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। वैसे ही झारखंड, चूँकि झारखंड ट्राइबल स्टेट है और द्रौपदी मुर्मू संथाल ट्राइबल हैं, वहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी क्रॉस वोटिंग हुई, और वहाँ पर भी ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके अलावा मध्य प्रदेश, जहाँ पे 19 विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, महाराष्ट्र 16 विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, यूपी जहाँ पे 12 विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, और इस तरह से बिहार से लेकर हर राज्य में, गोवा में जहाँ पे थोड़े दिन पहले रिवेलियन हुआ था कांग्रेस में, वहाँ भी 4 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। तो इस तरह से एक तरह से 126 विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है, जो फिलहाल जो आंकड़े आए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पहला तो कि कैंडिडेट सिलेक्शन जो था अपोजिशन का वो काफ़ी गलत था। उन्होंने सिर्फ इस आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया कि उन्हें लग रहा था कि चूंकि यशवंत सिन्हा बीजेपी में रहे हैं, बीजेपी से फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मोदी के इस समय विरोधी हैं, तो इसलिए वो मोदी को कम से कम मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आलोचना करेंगे, और उससे कहीं ना कहीं एक टॉकिंग पॉइंट उन्हें मिलेगा और मीडिया की हेडलाइंस बनेगी। लेकिन जो बीजेपी थी वो दूसरे नैरेटिव पे काम कर रही थी। अगर बीजेपी के कैंडिडेट सिलेक्शन को देखें, इससे पहले भी देखें, अगर आप देखें कि जब कलाम का सिलेक्शन किया गया था तो वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और वाजपेयी ने एक ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन किया जिसकी इंटीग्रिटी, जिसके काबिलियत पर किसी को भी शक नहीं था, और पूरा देश एक तरह से उस कलाम की प्रशंसा कर रहा था, जो पोखरण परमाणु परीक्षण का हीरो था, जो इससे पहले डीआरडीओ, इसरो के उन सारे मिशन का सफल नायक था। तो इसलिए कलाम की सेकुलर आइडेंटिटी के तहत उनका चुनाव किया गया था, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के उस मुसलमान वोट बैंक को भी सेटिस्फाई करता था, जहाँ पे बीजेपी को आरोप लगता है कि ये हिंदूवादी पार्टी है। तो इसलिए वाजपेयी ने उस क्राइटेरिया के आधार पर उनका सिलेक्शन किया था, और इसलिए ढेर सारी पार्टियों को उनका समर्थन करना पड़ा। मुलायम सिंह से लेकर टीडीपी को कलाम का समर्थन करना पड़ा। अगर आप देखें कि रामनाथ कोविंद, बीजेपी जब नरेंद्र मोदी का दिल्ली पदार्पण हुआ तो उन्होंने दलित प्रेसिडेंट का चुनाव किया, क्योंकि जो बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है उसमें दलित, ट्राइबल, ओबीसी वोट बैंक, बीजेपी ने जो अपना एक रेनबो कोलिशन बनाया है 2014 के बाद, उसमें ये सारे वोट बैंक जो हैं वो काफ़ी क्रूशियल हैं। इसलिए उन्होंने दलित व्यक्ति का चुनाव किया, और इसलिए रामनाथ कोविंद भी उस बीजेपी के नैरेटिव में फिट बैठते थे। जब प्रेसिडेंट की बारी आई तो बीजेपी ने ट्राइबल का सिलेक्शन किया, लेकिन कांग्रेस इसके समानांतर या फिर विपक्ष जो है वो यशवंत सिन्हा का सिलेक्शन कर रहा है। वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनी के तौर पर जो बीजेपी ने सिलेक्शन किया वो कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी को सर्व करने की कोशिश की कि जो जाट बहुल इलाका है, जहाँ पर बीजेपी की रेजिमेंट है, उन जाटों से, और जाट फार्म एजिटेशन के बाद नाराज़ थे। तो इसलिए राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन किया, लेकिन वहाँ पर भी जो विपक्ष है वो किसी ऐसे वाइब्रेंट, किसी ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन करता, मार्गरेट अल्वा के अलावा, जो कहीं ना कहीं अपोजिशन के रैंक में एक एनर्जी पैदा कर सकता था, लेकिन वैसा अपोजिशन ने नहीं किया।
ये अलग बात है कि आप देखें कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें इससे पहले भी जो इस समय मुर्मू का आंकड़ा है 64% उन्हें वोट मिले हैं। रामनाथ कोविंद को उनसे ज़्यादा वोट मिले थे और वैसे अगर देखें कि सबसे ज़्यादा वोट तो राजेंद्र प्रसाद को मिले थे, 99% का वोट शेयर उन्हें मिला था, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे। हालांकि पहले वे चुनाव में उनको कम वोट मिला था, दूसरी बार जब वो चुने गए थे तो उन्हें ज़्यादा वोट मिला था। लेकिन इतिहास में इससे पहले भी कई सारे उदाहरण हुए हैं कि काफ़ी कम वोटों से भी चुनाव जीते रहे हैं, जिसमें वीवी गिरी सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। उनको तो 44% के आसपास वोट मिला था। तो वैसे ही जो यूनानिमस जो चुनाव हुआ था वो सिर्फ नीलम संजीव रेड्डी का 77 के चुनाव में, इलेक्शन में उनका चुनाव हुआ था। लेकिन ज़्यादातर चुनाव में कॉन्टेस्ट होता रहा है और इस कॉन्टेस्ट में कम से कम बीजेपी ने अपने नैरेटिव को फैलाने में और उस नैरेटिव और सिंबलिज्म की पॉलिटिक्स में बाजी मार ली है। क्योंकि ये सिर्फ सिंबलिज्म नहीं, बल्कि अगर आप बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे के हिसाब से देखें तो मुर्मू का चुनाव इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो एक ट्राइबल वोट बैंक के हिसाब से और साथ ही बीजेपी की और आरएसएस का जो एक एजेंडा रहा है, जो एक कोशिश रही है कि ट्राइबल कम्युनिटी में हिंदुत्व, यानी कि उन ट्राइबलों को हिंदुत्व के ब्रांड में उस ब्रैकेट में लाना, यानी कि वो हिंदुत्व का हिस्सा बन जाए। चूँकि ट्राइबल कम्युनिटी में इसको लेकर विरोध होता रहा है। साथ ही दूसरा कि जो जिन इलाकों में, जिन स्टेट में कन्वर्जन का इशू है, जो कि आरएसएस का एक पेट प्रोजेक्ट रहा है कि कैसे कन्वर्जन को रोका जाए, तो वहाँ पे भी मुर्मू का सिलेक्शन एक नए नैरेटिव को जन्म देगा और वहाँ पर इस मैसेज को आगे ले जाने में कामयाबी होगी कि कन्वर्जन को कैसे रोका जाए। जिन इलाकों में आदिवासियों का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हो रहा है, तो उस नैरेटिव को फैलाने में वो भी कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को सप्लीमेंट करेगा, ऐड करेगा। तो कुल मिलाकर इस पूरे कहानी में निचोड़ ये है कि इस पूरे इलेक्शन में विपक्ष ने न केवल अपना नैरेटिव खोया है, नंबर्स तो उनके पास पहले से ही नहीं थे, उन्होंने पॉपुलर इमेजिनेशन जो होनी चाहिए थी उसको भी खोया है। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें